नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए न्यूज एट 10 की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रवाना होंगे। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। भारत इनोवेट्स 2026 का भी करेंगे शुभारंभ। वित्तीय धोखाधड़ी मामले में आरोपी सुमित रॉय की तलाश में पुलिस की अभिषेक बनर्जी के घर पर रेड। वहीं बंगाल भर्ती घोटाले में ईडी की टीएमसी विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों पर छापेमारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आईएमए की स्प्रिंग टर्म 2026 पासिंग आउट परेड में हुई शामिल। परेड में महिला कैडेट्स की मौजूदगी को बताया आईएमए के इतिहास में मील का पत्थर। भारतीय नाविकों पर अमेरिकी हमले पर भारत का सख्त रोक। डॉक्टर एस जयशंकर ने मार्को रूबियो से फोन पर बात कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। वहीं ईरान ने कहा भारतीय जहाजों पर अमेरिकी हमले बेहद शर्मनाक। और धर्मशाला में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला। दोनों टीम पूरे दमखम के साथ उतरेंगी मैदान पर। और आइए अब शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर अब से कुछ देर बाद रवाना होंगे और यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री वहां G7 शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। भारत इनोवेट्स 2026 का शुभारंभ प्रधानमंत्री के दौरे का अहम हिस्सा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान भारत फ्रांस सहयोग को और आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श होगा। पीएम 14 जून को नीस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस दौरान भारत फ्रांस संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा होगी। दोनों देशों ने इस वर्ष की शुरुआत में अपने रिश्तों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी पर ले जाने का फैसला किया था। हमारे आसपास की जो दुनिया बदल रही है, तेजी से बदल रही है, उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो हमारे आम निजी जीवन में निजी स्तर पे जिस तरह से उथल पुथल हो रही है टेक्नोलॉजी की वजह से, तो क्या हम दोनों देश मिलके इसके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं जिससे कि सभी का फ़ायदा हो। और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज़ हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में भारत दुनिया में से चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभर के आया है। फ्रांस की एक अपनी ताकत रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पैमाने पे। सो ये एक मेन कारण है कि हम दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह इसमें हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम। पीएम 16-17 जून को फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पीएम की यात्रा के दौरान 14 जून को नीस शहर में भारत इनोवेट्स 2026 का शुभारंभ होगा। पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति इस ग्लोबल कॉन्क्लेव का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। इससे भारत के जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम को वैश्विक मंच मिलेगा। पीएम पेरिस में यूरोप के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप आयोजन विवा टेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। सामरिक साझेदारी से तकनीकी साझेदारी तक भारत और फ्रांस निरंतर अपने संबंधों में नए आयाम छूते नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फ्रांस दौरा भी इसी बदलाव को रेखांकित करता नजर आएगा, क्योंकि रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों से आगे बढ़ते हुए वैसे ही मजबूत साझेदारी को आधार बनाकर अब नवाचार, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और भविष्य की तकनीक को भी लेकर दोनों देश नया अध्याय गढ़ने को तैयार हैं। फ्रांस के शहर नीस से कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। और वहीं भारत इनोवेट्स 2026 एक ऐसा राष्ट्रीय अभियान है जिसका उद्देश्य देश को साफ तौर पर विश्वविद्यालयों के जरिए और आईआईटी, एनआईटी, केंद्रीय तकनीकी संस्थानों और स्टार्टअप इकोसिस्टम से उभर रहे हैं। डीप टेक उद्यमों को वैश्विक पहचान दिलाना है और इसका आयोजन फ्रांस के शहर नीस में किया जा रहा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये केवल एक आयोजन नहीं बल्कि उस नए भारत की कहानी है जो विचारों को वैश्विक समाधान में बदल रहा है। फ्रांस के खूबसूरत शहर नीस में सज गया है एक ऐसा मंच
जहां भारत की युवा प्रतिभा, तकनीकी नवाचार और उद्यमिता की शक्ति दुनिया के सामने प्रस्तुत करने को तैयार है। ये है शिक्षा मंत्रालय की ऐतिहासिक पहल भारत इनोवेट्स 2026, जिसका पहला संस्करण यहाँ आयोजित किया जा रहा है। भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के तहत आयोजित ये नवाचार का कुंभ वैश्विक संवाद का केंद्र बन रहा है, जहां भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा पोषित स्टार्टअप्स दुनिया के निवेशकों, उद्योग जगत, शोध संस्थानों, नीति निर्माताओं और प्रौद्योगिकी साझेदारों से सीधे संवाद करेंगे। हमारी जो सॉफ्ट पावर है उसको हम दिखा सकेंगे कि हमारे यहाँ अब टेक्नोलॉजी में, डीप टेक्नोलॉजी में किस तरीके की नई चीज़ें संभव हो सकती हैं। और दूसरी चीज़ कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको चाहे वो कैपिटल इन्फ्यूजन की ज़रूरत हो, चाहे उनको मार्केट की ज़रूरत हो, चाहे उनको एकेडमिक टाइप्स की ज़रूरत हो, उसके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिल सकें, तो ये इन दो चीज़ों को एड्रेस करने वाला है। भारत इनोवेट्स यात्रा वर्ष 2025 में शुरू हुई, जिसने देश भर में नवाचार की एक नई लहर पैदा की। गहन मूल्यांकन, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद देश के विभिन्न संस्थानों से उभरते 120 स्टार्टअप्स और डीप टेक उद्यमों को चुना गया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ टेक, एग्री टेक, क्लीन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नए समाधान विकसित कर रहे हैं। भारत इनोवेट्स 2026 इन नवाचारों को वैश्विक मंच प्रदान कर रहा है, ताकि ये विचार प्रयोगशालाओं से निकलकर अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सके, जहां इन स्टार्टअप्स को वैश्विक निवेशकों से मिलने, उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ संवाद करने और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियां स्थापित करने का अवसर मिलेगा। इस पिछले कुछ महीनों में हमने बहुत ज़्यादा कंसल्टेशंस की। मैं आपको बताता हूं कि डेडिकेटेड सेशंस किए। जैसे एग्जांपल मैं आपको टाइटल बताता हूं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्रैकिंग यूरोप, हाउ बिजनेस रियली गेट्स डन बियॉन्ड द पिच। उससे हमने स्टार्टअप्स को बताया कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बीते वर्षों में तकनीक, नवाचार, रक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल सहयोग को दोनों देशों के रिश्तों का नया आधार बनाया है। दोनों नेताओं ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि भविष्य की वैश्विक चुनौतियों का समाधान नवाचार, अनुसंधान और युवा प्रतिभाओं के माध्यम से ही संभव है। ऐसे में भारत इनोवेट्स 2026 दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग, संयुक्त अनुसंधान, निवेश और स्टार्टअप साझेदारी के नए अवसर खोलेगा। जब ये हमारे 120 स्टार्टअप सेलेक्ट हो गए थे, तो सेलेक्ट होने के बाद ही हमने इन लोगों के बारे में विश्व को बताना शुरू किया। कुछ ने इंटरेस्ट दिखाया है कि वो टेक्नोलॉजी के साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कुछ लोगों ने बोला है कि हम लोग साथ मिल कर के करना चाहते हैं, कुछ लोगों ने बोला है कि हम लोग साथ मिल कर के किसी मार्केट में जाना चाहते हैं। तो इस तरीके के टाइप्स आपको दिखाई देंगे जो कि नीस में होंगे। क्रिएट इन इंडिया, इनोवेट फॉर द वर्ल्ड, ये सोच भारत के नवाचार मिशन की आधारशिला बन चुकी है। ये केवल निवेश आकर्षित करने का मंच नहीं, बल्कि भारत की वैज्ञानिक क्षमता, अनुसंधान शक्ति और युवा ऊर्जा को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर भी है। विचार से नवाचार तक और नवाचार से उद्यमिता तक, उद्यमिता से वैश्विक नेतृत्व तक, ये है आज का भारत, जहां का युवा सिर्फ भविष्य के बेहतर सपने ही नहीं देख रहा, बल्कि उन्हें आकार भी देने की क्षमता रखता है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ फ्रांस के शहर नीस पहुंचेंगे, तो यहाँ से भारतीय नवाचार की गूंज दुनिया तक पहुंचेगी। जब विश्व भी ये देखेगा कि क्यों आज के भारत को नवाचार का, इनोवेशन का पावर हाउस कहा जा सकता है। फ्रांस के शहर नीस से कैमरामैन अंकित के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। और भारत इनोवेट्स 2026 का आयोजन फ्रांस के नीस शहर में हो रहा है। इस 3 दिवसीय ग्लोबल कॉन्क्लेव की मेजबानी के लिए इस शहर को क्यों चुना गया, बता रही हैं हमारी संवाददाता ममता चोपड़ा। ये है फ्रांस का तटीय शहर नीस। यहाँ अगर भारत इनोवेट 2026 का आयोजन हो रहा है, तो इसके 5 बड़े कारण हैं जो आपको गिनाना चाहूंगी। पहला, यूरोप की सिलिकॉन वैली कहलाता है सोफिया एंटीपोलिस, जो यहाँ से मात्र 20-25 किलोमीटर पर ही है। यानी नीस सोफिया एंटीपोलिस का प्रवेश द्वार है, जहाँ 2500 दिग्गज कंपनियां काम करती हैं और हजारों स्टार्टअप्स भी यहाँ काम करते हैं। दूसरा बड़ा कारण, इसको एआई का गढ़ भी माना जाता है, क्योंकि जो फ्रांस के 4 इंटरडिसिप्लिनरी एआई इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें से एक नीस में ही है। तीसरा कारण यह है कि टॉप 15 विश्व की अगर स्मार्ट सिटीज को आप गिनते हैं, तो उनमें एक आता है नीस भी।
और नीस में ही स्मार्ट सिटी इनोवेशन सेंटर भी है, जहां जीरो कार्बन एमिशंस को लेकर सॉल्यूशंस की खोज की जाती है। चौथा बड़ा कारण यह है कि यहाँ बड़े ऐसे इनोवेशन के स्टार्टअप प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जहां लाखों यूरो की फंडिंग यहाँ के स्टार्टअप्स को मिल रही है। यानी यहाँ से अगर भारत इनोवेट्स का लॉन्च होता है तो इसका मतलब है कि जो यूरोप के वेंचर कैपिटलिस्ट हैं और एंजल इन्वेस्टर्स हैं, उनसे हमारे स्टार्टअप्स को जुड़ने का एक बेहतरीन मौका है। और पांचवा सबसे बड़ा कारण लैब टू मार्केट का एक अनोखा मॉडल है जो यहाँ काम करता है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिसर्चर्स के साथ, स्टार्टअप्स और स्टूडेंट्स के साथ मिलकर काम करते हैं। यानी ये एक ऐसा मॉडल है जिसको हम भी अपनाना चाहते हैं। और इसी मंच से अगर हमारे शिक्षण संस्थानों से शुरू हुए स्टार्टअप्स इन्वेस्टर्स से मिलेंगे तो जाहिर है सफलता के नए आयाम भी गढ़े जाएंगे। फ्रांस के शहर नीस से कैमरामैन अंकित के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं आज गर्मी बहुत है ना। यस, बहुत ही ज्यादा। पापा घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पुलिस पहुंची। काफी देर तक आवाज लगाने के बाद शालबनी थाने की पुलिस ने ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। अभिषेक बनर्जी के करीबी सहयोगी सुमित रॉय की तलाश में शालबनी थाने की पुलिस उनके घर पर पहुंची थी। अभिषेक के घर पुलिस पहुंचने की खबर मिलते ही ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंच गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार सुमित की लोकेशन टावर से अभिषेक के घर पर मिलने के बाद यह अभियान चलाया गया। वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस सुमित रॉय की तलाश कर रही है। और बंगाल भर्ती घोटाले में ईडी ने टीएमसी विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों पर छापेमारी की है। कोलकाता में 7 परिसरों में एक साथ तलाशी चल रही है। बता दें कि नगर निकाय भर्ती में कथित भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के बदले रिश्वत लेने का आरोप है। ईडी का दावा है कि नकदी और सोना लेकर भर्तियां की गई हैं। 125 से अधिक कथित अवैध नियुक्तियों को लेकर यह छापेमारी हो रही है। वहीं आगे की जांच भी जारी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य एकेडमी में पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुई। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक पुरुष और महिला कैडेट्स ने भाग लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि 9 महिला कैडेट्स को देखकर विशेष रूप से खुशी हो रही है। ये IMA के इतिहास में एक अहम मोड़ है। ये न केवल भारत के रक्षा बलों के इतिहास में एक मील का पत्थर है, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का एक प्रेरणादायक उदाहरण भी है। I am especially delighted to see 9 women cadets. This is watershed moment in the history of IMA. It is not only a milestone in the history of India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development. I am sure that many more women cadets will join the academy. राष्ट्रपति ने कहा है कि विदेशी कैडेट्स की मौजूदगी दुनिया भर के देशों के साथ दोस्ती, सहयोग और शांतिपूर्ण संबंध बनाने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। The presence of foreign cadets here reflects India's commitment to fostering friendship, cooperation and peaceful relations with countries across the world. Cadets here develop mutual trust, understanding and professional bonds that play an important role in strengthening defense cooperation among nations. I am confident that with the strength of the values and training they receive here, they will contribute to regional stability and global peace.
और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हैदराबाद में डिंडीगुल स्थित एयरफोर्स एकेडमी में आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में शामिल हुए। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की विभिन्न शाखाओं के फ्लाइट कैडेट्स की प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी होने पर परेड आयोजित की गई। ट्रेनिंग पूरी करने वाले कैडेट्स अब वायुसेना में अधिकारी बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। रक्षा मंत्री ने एयरफोर्स एकेडमी में 217वें कोर्स की पिपिंग और कमीशनिंग सेरेमनी के दौरान नए कमीशन हुए अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने इस मौके को कैडेट्स की ट्रेनिंग से लेकर आईएएफ में एक्टिव सर्विस तक की यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया। कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड फ्लाइट कैडेट्स की ट्रेनिंग यात्रा का एक अहम पड़ाव है और ये भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त अधिकारियों के तौर पर उनकी सेवा की शुरुआत का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 10 और 11 जून 2026 को लगातार 3 सफल उड़ान परीक्षण कर देश की बहुस्तरीय रक्षा क्षमता का प्रदर्शन किया। इन परीक्षणों के दौरान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। इंटरसेप्टर मिसाइलों ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेदते हुए उभरते मिसाइल खतरों से निपटने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया। इन सफल परीक्षणों के साथ भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM तक को रोकने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली मौजूद है। इसके अलावा नौसेना के लिए विकसित मध्यम दूरी की एंटी शिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण किया गया। ये मिसाइल समुद्र में दुश्मन के युद्धपोतों और अन्य नौसैनिक लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर डीआरडीओ को बधाई देते हुए इसे देश की रक्षा शक्ति को नई मजबूती देने वाला कदम बताया है। तो डीआरडीओ के 3 सफल परीक्षण हुए हैं। काफी महत्वपूर्ण रहा है। तकनीकी अगर चीज़ों को देखें तो उसके हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण रक्षा तंत्र को और ज़्यादा इससे मजबूती मिलती हुई नज़र आएगी। और ये जो मिसाइलें हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जिससे डिफेंस सिस्टम जो है वो और ज़्यादा मजबूत होता हुआ नज़र आएगा। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस और स्लोवाकिया का, जहां पहले चरण में वो फ्रांस पहुंचेंगे और ऐसे में फ्रांस के नीस आज वो पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये इसलिए भी है क्योंकि G7 शिखर सम्मेलन में वो शामिल होंगे और इसके अलावा भारत इनोवेट्स 2026 का भी वो शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे जो अपने आप में बड़ी वानगियाँ पेश करता हुआ नजर आएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये दौरा। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं। फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं और ऐसे में जो तमाम तैयारियां हैं वो साफ तौर पर फ्रांस के शहरों में दिखाई दे रही है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो एक तरफ तो G7 शिखर सम्मेलन और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं भारत इनोवेट्स 2026 की बात करते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दरअसल इसका जो उद्देश्य है वो विश्वविद्यालयों, IIT, NIT और केंद्रीय तकनीकी संस्थानों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करता हुआ नजर आएगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जब हम देख रहे हैं कि भारत लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में अब जो है वो आने वाला समय जो क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हो या इसके अलावा भी जो अलग तकनीकी जो क्षेत्रों में जो लगातार प्रगतियाँ होती हुई नजर आ रही हैं, ऐसे में फ्रांस और भारत इन दोनों टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ द्विपक्षीय जो साझेदारियां हैं वो और ज़्यादा मजबूत और प्रगाढ़ होती हुई नजर आएंगी। इसलिए ये दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। डीप टेक उद्यमों को वैश्विक पहचान दिलाना जो सबसे बड़ा उद्देश्य रखा गया है, क्योंकि डीप टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोनों देशों के पारस्परिक रिश्तों को और ज़्यादा मजबूती इससे और इस क्षेत्र में देखने को मिल रही। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो हमने देखा है कि चाहे स्टार्टअप इकोसिस्टम हो या इसके अलावा स्पेस की बात हो या टेक्नोलॉजी में जो नई नई चीज़ें नज़र आ रही हैं, चाहे क्वांटम टेक्नोलॉजी हो या इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ये सब तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। और फ्रांस का ये दौरा इसलिए कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नीस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के नीस शहर में पहुंचेंगे और उसके बाद से लगातार जो कार्यक्रमों का सिलसिला है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। इन्हीं सब बातों को देखते हुए, क्योंकि
G7 शिखर सम्मेलन भी है। और उसके बाद जब भारत इनोवेट्स 2026 की जो उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे तो वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पहल होगी साफ तौर पर दोनों देशों के लिए। और आने वाले जो समय है, जो वैश्विक स्तर पर जो भविष्य है, वो दोनों देशों के साथ मिलते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिससे साफ तौर पर जो तमाम बानगियां हैं वो देखने को मिलेंगी, जो विचार हैं, जो वैश्विक समाधान है वो किस तरह से निकालते हुए नजर आएंगे। और ये सब कुछ हो पाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पे पहुंचेंगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले यहाँ से रवाना हो चुके हैं भारत से। और यही तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरह से चाहे वैश्विक चुनौतियां कितनी भी हों, लेकिन जो आपसी संबंध हैं उनको किस तरह से और ज़्यादा मजबूत बनाना है, सशक्त बनाना है, इसकी बानगियां कई बार देखने को मिली हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री समय समय पर जो दौरे करते हैं उससे और ज़्यादा मजबूती आती हुई नजर आती है। और आइए आगे बढ़ते हैं। भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक को लेकर एक अहम जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह सम्मेलन छोटे किसानों के सशक्तिकरण, खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में नवाचार को नई दिशा देने वाला साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह बैठक भारत की वैश्विक भूमिका को, कृषि नेतृत्व को मजबूत करने का बड़ा मंच है। डीडी न्यूज से बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि आज भारत विकास के साथ साथ अपनी विरासत को भी आगे बढ़ा रहा है। ब्रिक्स एक बड़ी आधी आबादी लगभग कहें तो वो प्रभावित करती है। जो विषय रखे गए हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं, ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे ब्रिक्स देशों के लिए। जैसा कि आपने कहा, ब्रिक्स देशों में दुनिया की आधी आबादी निवास करती है। ये ब्रिक्स ऐसा मंच है जो दुनिया की प्रगति और विकास में, विशेषकर खाद्य सुरक्षा, पौष्टिक आहार और किसानों की आजीविका बेहतर करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दुनिया के लिए खाद्य सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। केवल खाद्य सुरक्षा नहीं, पौष्टिक आहार मिले, हर एक नागरिक को स्वस्थ जीवन जीने की ये जरूरी शर्त है। और एक बड़ी आबादी ऐसी है किसानों की, जो छोटे किसान हैं, लघु और सीमांत किसान। तो किसान जो अन्न के भंडार भरते हैं, किसान जो दुनिया को भोजन उपलब्ध कराते हैं, उनकी आजीविका भी बेहतर चलती रहे। तो इन सब विषयों पर, खाद्य सुरक्षा, पौष्टिक आहार, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया का पेट भरने वाला अन्नदाता, उसका जीवन भी सुखी हो, अन्नदाता सुखी भवा, उसके बारे में भी विचार विमर्श जरूरी है। और इसलिए ब्रिक्स कंट्री के ये मंत्री इन सब मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। आज एक जरूरी सत्र हुआ जिसमें महिलाओं की भूमिका कृषि में, क्योंकि भारत में तो अत्यंत प्राचीन काल से बहन और माताओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है कृषि के क्षेत्र में। तो हमारी महिलाओं की भागीदारी और कैसे बढ़े, युवा और कैसे कृषि की तरफ आकर्षित हों, क्योंकि दूसरे व्यवसाय प्रतिस्पर्धा में कई बार थोड़े आसान लगते हैं तो कृषि की तरफ से मोह भंग होता है। नौजवान आएंगे तो रिसर्च, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी सब तेजी से आएगी। और इसलिए नौजवान भी और कैसे कृषि से जुड़ें और उनके भागीदारी बढ़ें। लेकिन इसके साथ साथ किसानों की आजीविका, विशेषकर लघु और छोटे किसानों का रोजगार और आजीविका सुनिश्चित हो, हम बेहतर कर पाएं, इस पर भी विचार कर रहे हैं। लेकिन एक और जरूरी मुद्दा है इस समय, छोटे किसान कैसे लाभ की खेती करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अन्न के भंडार भरे हैं, कोई कमी हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर भी कई चुनौतियां हैं। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के कारण कई तरह के खतरे, सूखा, ज़्यादा बारिश, कई बार बारिश के बीच में गैप ज़्यादा हो जाना, कई तरह की समस्याएं हैं जिस पर भी विचार विमर्श हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बोली कि भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अन्न के भंडार तो बढ़े हैं, लेकिन जलवायु जिस तरीके से बदल रही है, आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है, ऐसे में खाद्य सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है ब्रिक्स देशों के लिए। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आज ब्रिक्स देशों ने
एक दूसरे के यहाँ जो नवाचार हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है, इनोवेशन हो रहे हैं, उस पर भी चर्चा और बातचीत की है। अच्छी प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस, उनका भी आदान प्रदान हुआ है। कौन क्या बढ़िया काम कर रहा है उससे भी हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। लेकिन अब रिसर्च और इसलिए ज़रूरी हो गई है कि बढ़ते हुए तापमान के कारण जब तक जलवायु अनुकूल किस्में नहीं आएगी, क्लाइमेट रिजिलेंट बीज नहीं बनेंगे, तब तक उत्पादन बढ़ नहीं पाएगा। कई मामलों में वो घट भी सकता है। इसलिए नए नए बीजों की किस्में बनाना जो ज़्यादा गर्मी सहन कर ले, जो कम पानी में भी टिक जाए, जो ज़्यादा पानी गिरे तो उनका भी मुकाबला कर ले, जो कीट प्रकोपों का मुकाबला भी करे, उस पर भी लगातार चर्चा और बातचीत चल रही है। आप ऐसे कृषि मंत्री हैं भारत के जो किसान भी हैं। वर्तमान परिदृश्य में जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, स्मार्ट फार्मिंग कितनी महत्वपूर्ण है और उसकी ज़रूरत आने वाले वर्षों में कितनी महत्वपूर्ण होगी ब्रिक्स देशों के लिए? खेती में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये भी चर्चा का विषय है। डिजिटल एग्रीकल्चर, एआई का उपयोग, मशीन लर्निंग, रोबोटेक्स, कई तरह की नई पद्धतियाँ, हाइड्रोपोनिक्स, अब हमको कम जमीन में भी ज़्यादा उत्पादन के लिए ज़रूरी है। तो इस पर भी नई टेक्नोलॉजी और उसका बेहतर इस्तेमाल, उस पर भी लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ब्रिक्स देशों के जो प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, भारत के कुछ नवाचार, भारत की कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि पिछले 10-12 वर्षों में भारत ने कृषि के क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए हैं, क्या उनको अपनाने को लेकर या उनको जब वो जान रहे हैं तो उनका क्या रुख निकल कर आ रहा है? नहीं, हम लोग सब आपस में चर्चा कर रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिस शेयर कर रहे हैं। जैसे भारत में हमने अलग अलग तरह की नई किस्में विकसित की है, क्लाइमेट रिजिलेंट, उनके बारे में बातचीत हो रही है। हम पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, हाइड्रोपोनिक्स जैसी टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, उनके बारे में भी चर्चा और बातचीत आपस में हम लोग कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग के मॉडल भारत ने बनाए, जिसमें केवल अनाज नहीं, अनाज के साथ फल भी, सब्जियां भी, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन जैसी चीज़ों से किसान को जोड़ के कम जमीन में कैसे वो ज़्यादा लाभ कमा पाए, इस पर भी चर्चा और बातचीत हो रही है। भारत के प्रयोग भी उनको बता रहे हैं। एक आखिरी सवाल, भारत के लिए कितना गर्व का क्षण जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, और इससे पहले तो हमने G20 की भी अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 अद्भुत सफलता मिली थी और पूरी दुनिया ने सराहा था कि ये भारत है जो हर काम को इतने उत्कृष्ट ढंग से करता है कि दुनिया देखती रह जाती है। हम ब्रिक्स के अध्यक्ष भी हैं भारत इस समय, तो ब्रिक्स की अध्यक्षता पाकर हम गर्वित भी है, लेकिन हम उत्तरदायित्व से भी भरे हैं, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी भारत के पास है और भारत की अध्यक्षता में कैसे हम किसानों का कल्याण कर पाएं, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करें। दुनिया की एक लगभग आधी आबादी जो खेती जहां पर सबसे ज़्यादा होती है, उन देशों के लिए कृषि के क्षेत्र के तमाम नीति निर्धारक इस एक ही बस के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। और अब ये मान के चलिए कि जो इंदौर डिक्लेरेशन होगा वो कहीं ना कहीं एक नई दिशा की ओर ब्रिक्स को लेकर जाएगा। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।